नीतीश कुमार और उनका राजनीतिक सफर। कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। अगर कोई इंसान नदी की तेज धार में डूब रहा होता है तो वो हर कोशिश करता है खुद को बचाने की। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी है। अब इसे सत्ता का लालच कहें या उनकी और बिहार की किस्मत। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया और अपनी सरकार बचा ली, या यूं कहें कि अपनी सरकार बना ली। अब उनके इस कारनामे की वजह से फिर से राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया श्री लालू प्रसाद यादव की 2017 में कही गई पलटू राम वाली बात याद आती है। साल 2015 के विधानसभा चुनाव के नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने आरजेडी और कांग्रेस की अगुवाई वाली महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा और जीता। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद ही उनके बीच का ये प्यार खत्म हो गया, जब नीतीश कुमार ने फिर से बीजेपी के साथ जीने मरने की कसम खाते हुए उसका हाथ थाम लिया और फिर से बन बैठे बिहार के मुखिया। खैर, 2017 में महागठबंधन को छोड़ने पर लालू यादव ने उन्हें एक बड़ा ही अतरंगी सा नाम दिया, पलटू राम। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास में नीतीश कुमार ने अनेक बार फैसले बदले हैं, वो भारतीय राजनीति के पलटू राम हैं। बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। इस बार लालू यादव के पलटू राम ने फिर से अपनी महबूबा बदल दी है, यानी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ महागठबंधन का साथ पकड़ लिया है और फिर बन गए हैं बिहार के मुख्यमंत्री। वैसे इस बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे 8वीं बार शपथ ली है। आइए एक नजर डालते हैं नीतीश कुमार और उनके राजनीतिक सफर पर। इंजीनियर से राजनेता। हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि एक इंजीनियर ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर क्षेत्र में जाकर सफलता के झंडे गाड़ सकता है। अब हमारे नीतीश कुमार को ही देख लीजिए। जीवन के 71 वसंत देख चुके नीतीश कुमार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो अब NIT पटना के नाम से जाना जाता है, वहां से उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उनके पिता श्री कविराज राम लखन सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे। छात्र जीवन में ही नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक सफर शुरू कर दिया था, जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में साल 1974 से 1977 तक इंदिरा सरकार द्वारा लगाए गए इमरजेंसी का विरोध किया और मीसा कानून के तहत लगभग 19 महीने जेल में भी बिताए। इस दौरान अनेक नेता गिरफ्तार हुए थे, जिनमें एक लालू यादव भी थे। ऐसा कहा जाता है कि जब ये नेता जेल में थे तब लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गर्भवती थी। उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। इमरजेंसी की यादों को जीवन भर ताजा रखने के लिए लालू यादव ने अपनी बेटी का नाम ही मीसा रख दिया, क्योंकि नीतीश कुमार की तरह उनकी गिरफ्तारी भी मीसा कानून के तहत हुई थी। जेपी के साथ इस आंदोलन में जुड़ने के बाद नीतीश कुमार ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और शुरुआत में पिछड़े समुदाय के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। अगर उनकी अभी तक की राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें तो 1985 में बिहार विधानसभा के चुनाव के उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते। 1987 में उन्होंने युवा लोक दल के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना शुरू किया। 1987 से 1989 तक उन्होंने जनता दल का बिहार सचिव बनाया गया। 1996 में उनकी समता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली NDA का दामन थाम लिया। 1998 से 2004 तक उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अनेक कार्यभार संभाले, जैसे कि कृषि मंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इत्यादि। एक इंजीनियर ने राजनीति को क्यों चुना? नीतीश कुमार के करीबी मित्र सीताराम बताते हैं कि नीतीश कुमार का बचपन से ही राजनीति में लगाव था। वो बताते हैं कि छात्र जीवन में कई बार ऐसा हुआ कि जब छात्रों के बीच किसी भी बात को लेकर कहासुनी या लड़ाई हो जाती थी तो कुमार बीच में आकर मामले का निपटारा करते थे। वो स्टूडेंट्स के बीच एक सरपंच का काम करते थे। तब से ही उनका भौकाल लोगों के बीच बनने लगा था। आगे बताते हुए सीताराम जी कहते हैं कि जब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत की खबर रेडियो पर सुनी, तब वो रात के 3 बजे अपने शिक्षक को ये बताने के लिए दौड़ पड़े थे। एक नजर उनके पलटू राम वाले कारनामे पर डालते हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जब भी मौका मिला उन्होंने मौके पर छक्का मारा। आम भाषा में समझें तो कहे से पलट गए, किए से मुकर गए। साल 2000 में 324 विधानसभा सीट वाले बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी NDA के साथ चुनाव लड़ा और पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लेकिन शपथ के 1 हफ्ते के अंदर ही उनकी ये सरकार ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। उनकी सरकार की हवा निकलने के बाद राबड़ी देवी ने RJD की तरफ से 2005 तक बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी की शोभा बढ़ाई। लेकिन किस्मत ने फिर से कुमार का साथ दिया और बीजेपी NDA के साथ अगले 2 चुनाव 2005 और 2010 में जीतकर बिहार का ताज अपने सर सजा लिया।
2013-2014 में नीतीश कुमार ने लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और वर्तमान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलकर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट भी किया। लेकिन किस्मत ने कुमार के साथ शायद अन्याय किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी की दुर्गति हो गई। उनकी पार्टी ने सिर्फ 2 सीटों पर ही चुनाव जीता। यही वजह है कि उन्हें 2014 में अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। यहाँ आप ये मत सोचना कि अरे माउंटेन मैन मुख्यमंत्री कब बन गया। ये मांझी और वो मांझी दोनों अलग अलग हैं। नीतीश कुमार ने 2 बार लगातार 2005-2010 बीजेपी एनडीए के साथ चुनाव लड़ा और जीता, लेकिन 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ पकड़ लिया और चुनाव जीतकर एक बार फिर से बन गए बिहार के मुखिया। लेकिन 2017 में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो लालू यादव के बेटे हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर महागठबंधन से रिश्ता तोड़ लिया, लेकिन तुरंत ही बीजेपी एनडीए के साथ सरकार बना ली। इसके बाद वो 2020 तक इस पद पर रहे और 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ रहकर और जीतकर फिर से मुख्यमंत्री बने। अब किस्मत हो तो नीतीश कुमार जैसी, उनके दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। एक लड्डू कभी महागठबंधन तो दूसरा लड्डू बीजेपी एनडीए। खैर, दोनों लड्डुओं में समय समय पर मिठास कम ज्यादा होती रहती है। एक नज़र उनकी अभी तक के शपथ ग्रहण पर। 1 मार्च 2000, इस साल उनके दोनों हाथ में लड्डू थे, लेकिन एक लड्डू जल्दी ही हाथ से गिर गया। कहने का मतलब ये है कि साल 2000 में कुमार ने पहली बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। इस दौरान वो केंद्र में मंत्री भी थे, केंद्र यानी केंद्र सरकार। लेकिन इस बार शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बने रहें, इसलिए 1 हफ्ते के भीतर ही उनकी ये सरकार गिर गई। चोट इतनी गहरी लगी कि उनकी विरोधी पार्टी की तरफ से राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई। 2 नवंबर 2005, इस साल 2 चीजें हुई। पहला ये कि कुमार ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की कुर्सी ली और दूसरा ये कि पहली बार उनको अपना कार्यकाल पूरा करने का मौका मिला। वाह, संयोग देखिए, पहला दूसरा हो गया और दूसरा पहला हो गया। 3 नवंबर 2010, इस साल फिर से बीजेपी एनडीए के साथ एक ही नाव पर सवार रहे और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री का सेहरा अपने सर पर ही रखा। 243 विधानसभा सीट में से इनकी पार्टी को 115 और बीजेपी को 91 सीट मिली। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखा और जीने मरने की कसम खाकर दोस्ती की और सरकार बना ली। चौथा मौका था फरवरी 2015। 2014 के लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के बुरे प्रदर्शन का जिम्मा अपने सर लेकर इस्तीफा देने वाले नीतीश कुमार ने फिर से फरवरी 2015 में कुर्सी संभाल ली और जीतन राम मांझी को सत्ता से बाहर कर दिया। 5 नवंबर 2015, इस साल हुए विधानसभा चुनाव में नीतीश ने महागठबंधन के साथ दांव खेला और बाजी मारकर बड़े बहुमत से सरकार में वापस आए। 6 जुलाई 2017, महागठबंधन के साथ बेवफाई करके रिश्ता तोड़ लिया और पद से इस्तीफा देकर सरकार गिरा दी, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अपने पुराने साथी एनडीए के साथ मिलकर वापस सरकार बना ली। 7 नवंबर 2020, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण की। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में एनडीए और उनके सहयोगी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव जीता। जेडीयू को सिर्फ 43 सीट जबकि बीजेपी को 71 सीट से संतोष करना पड़ा। बहुमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए काफी थी। इस चुनाव में लालू यादव की आरजेडी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी निकलकर सामने आई, लेकिन बहुमत ना होने की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। इस बार सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, जिनमें तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी शामिल थे। बिहार के भविष्य निर्माण में नीतीश की भूमिका। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में नीतीश कुमार समाज के पिछड़े वर्ग, जिसे हम बैकवर्ड क्लास के नाम से भी जानते हैं, उस वर्ग के सम्मानित नेता थे। शायद यही एक वजह भी थी कि जब साल 2007 में उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ ली तो उन्होंने उस वर्ग के लोगों को महादलित कहकर संबोधित किया। इस महादलित के नाम के नीचे उन्होंने समाज के अनेक जाति के लोगों को रखा। इसके लिए कुमार ने राज्य महादलित कमीशन की शुरुआत भी की, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वर्ग से उन्होंने पासवान समुदाय के लोगों को बाहर रखा, जिससे रामविलास पासवान गुस्सा हुए थे। उन्होंने कहा था कि दलितों को इस तरह विभाजित करना संविधान के खिलाफ है, लेकिन नीतीश अपने फैसले पर अड़े रहे।
इसके बाद से कुमार ने दलितों के हक में अनेक फैसले लिए, उन्हें अनेक तरह की सुविधा दी। नौकरी, भूमि, घर, पक्की सड़क, व्यापार के लिए साधन जैसी अनेक सुविधाएं दलितों को मिलनी शुरू हो गईं। बिहार राज्य में अगर लोगों की माने तो नीतीश कुमार के आने के बाद अपराध पर बहुत हद तक लगाम लगी है। आम जनता के अनुसार पहले की सरकार और नीतीश की सरकार में महिला सुरक्षा के मामले में जमीन आसमान का अंतर आया है। महिलाओं के विकास के लिए भी नीतीश सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय राज्य में चुनाव के दौरान धर्म से ज्यादा जाति का प्रभाव रहता है। नीतीश कुमार भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। पिछड़े और अति पिछड़े समुदायों के लोगों का वोट अपनी तरफ करने के लिए भी उन्होंने अनेक कदम उठाए हैं। कर्पूरी ठाकुर, जयनारायण निषाद जैसे पिछड़े समुदाय के नेता तो अब नहीं रहे, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में अलग अलग जातियों का अलग अलग प्रभाव है। 2014 के लोकसभा चुनाव में इनका बीजेपी की तरह एक तरफा झुकाव देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चाय वाला संबोधित करके चुनाव प्रचार किया। नीतीश कुमार ने राज्य के हर जाति समुदाय के लोगों को अपने साथ करने के लिए अनेक तरह की योजनाएं शुरू की। पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। इसके साथ ही पंचायत और नगर पालिका में 20% तक आरक्षण की भी सुविधा दी है। महिला सशक्तिकरण के लिए कुमार की रणनीति। नीतीश कुमार को यह बात बहुत जल्दी समझ में आ गई कि सिर्फ दलित, पिछड़ा और जाति के आधार पर कार्य करना ही उनकी सरकार के लिए सही नहीं है, बल्कि उन्हें महिलाओं के उत्थान के लिए भी कदम उठाने होंगे। महिलाओं का सम्मान उनकी सरकार के लिए काफी फायदेमंद है। उन्हें यह बात समझ में आई थी कि बिहार की महिलाओं की सबसे बड़ी मुसीबत है घरेलू हिंसा, जिसके लिए शराब जिम्मेदार है। बस फिर क्या था, कुमार ने अपने कार्यकाल में एक सबसे उचित फैसला लिया, राज्य में शराब की बिक्री और उसका उत्पादन बंद करके। बहुत कम समय में ही इस फैसले का असर दिखने लगा और घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आने लगी। इसके अलावा नीतीश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए 50% सीटों पर आरक्षण की सुविधा कर दी। इसके अलावा मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटों पर महिलाओं के लिए 33%, सरकारी स्तर पर भी 33% और राज्य के पुलिस महकमे में 35% आरक्षण की सुविधा कर दी। इसके अलावा अपनी राजनीतिक पार्टी में भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की सुविधा कर दी। सदाबहार बन चुके बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जरूरतें और चाहतों का समावेश को समझ नहीं पड़ता। 21 महीने की सरकारी कामकाज के अनुसार अब भाजपा उनके लायक नहीं है, या वो भाजपा के। अपनी अपनी समझ की बात है। ये बात सही भी नहीं कही जा सकती कि प्रदेश के जनादेश के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। वैसे इस बात को हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। 5 साल सरकारी काल के बीच ही नए समीकरण की ओर जाना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि जरूरत और चाहत कहां आ पड़ी है। एक नए मुकाम पर जाने के फिराक में ना जाने कितने गुणों और अवगुणों को समेटना पड़े, क्योंकि नीतीश जी की जदयू सिर्फ अपने दम पर सरकार तो नहीं चला सकती। बीते अनगिनत खिलाफी बयानों के बावजूद जदयू, राजद, कांग्रेस गठबंधन इस बात की गवाही है कि थूक कर चाटने में कोई बुराई नहीं है। आप कैसी भी राजनीति करते हो, हम तो मौका परस्त हैं। इसी परिस्थितियों के अनुसार नीतीश और तेजस्वी दोनों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। क्या अब बिहार का यही सच है? सोचने वाली बात तो ये भी है कि क्या लोकसभा में चुनाव में कांग्रेस या फिर ऐसा कहें महागठबंधन एक्सपेरिमेंट करने वाली है? क्या प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी ठोंकने वाला सियासी कार बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री हो सकता है, या फिर राहुल गांधी पर सबकी नजर रहेगी? अगर अंदरूनी सूत्रों की माने तो बचे मुख्यमंत्री कार्यकाल में नीतीश जी जनता जनार्दन को कितना प्रभावित कर पाते हैं, इसका बड़ा महत्व रहेगा 2024 के लोकसभा चुनाव में। बात चाहे हाँ हो या ना हो, ये बात तो है कि नीतीश जी की इच्छाओं में से एक प्रधानमंत्री बनना तो है। पर इस बात को भी नहीं ठुकराया जा सकता कि जदयू राष्ट्र पार्टी बनने में उतना सफल नहीं हो पाई जितनी जरूरत थी। लेकिन महागठबंधन और नीतीश और तेजस्वी इस उम्मीद से लोकसभा में उभरना चाहेंगे कि सेंट्रल पर अपना असर बना सकें, और क्या रणनीति रहेगी ये ध्यान देने वाली बात है। क्या लोजपा सिर्फ एक वोट काटने वाली पार्टी बनी रहेगी, और क्या हर बार से विपरीत आने वाले समय में जातिवाद से ज्यादा सामाजिक विस्तार की बात होगी? बहुत से ऐसे नाम बाहर आते हैं जिनका अतीत जो कुछ भी हो उनका भविष्य उज्जवल ही होता है, मगर भाजपा में ऐसा नहीं होता। आप सुशील मोदी को ही देख लें। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि बिहार में ऐसा कौन सा चेहरा है, या बिहार के लिए कौन सा चेहरा है जो भाजपा देखना चाहती है, जो भाजपा के तरफ से सही उम्मीदवार होंगे। बहुत से ऐसे सवाल और वैकल्पिक परिस्थितियां हैं,
और होंगी जो हमें खुले चक्षु से देखने, समझने और जानने के लिए ज़रूरी है, और होंगी। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया हमें साझा करें।